हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन के द्वारा हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जो कि है जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी। तो आज के इस सेशन से आप एक नए सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इन क्लासेस के थ्रू हम बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है जनरल साइंस के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरे तरीके से। देखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साइंस में तीनों पोर्शंस पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा थोड़ा बहुत हिस्सा जो टेक्नोलॉजी वाला है उससे भी कभी कभार सवाल आ जाते हैं, तो उसको भी आप अगर इंक्लूड कर लेंगे तो ये 4 सेक्शंस बन जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दैट इज पीसीबी, जो कि आप वैसे भी पढ़ते ही हैं, और एक टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा जिसमें जो अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी है या जो एनहांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा बहुत, जिसको साइंस एंड टेक भी बोलते हैं, जिसमें करंट का भी थोड़ा सा सेक्शन रहता है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाले हिस्से हैं, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, थोड़ा सा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ऐसे 4 पोर्शन बन जाते हैं। अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और काफी ज्यादा डेप्थ भी होती है सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन हमें इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी उसी से इसको हमको पढ़ना रहेगा पूरे तरीके से, ठीक है। इसीलिए आपको कोई पीएचडी नहीं करना है, बहुत ज्यादा हर चीज पर बहुत ज्यादा या बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, उतना जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरी होता है, उससे एक लेवल और ऊपर, क्योंकि हर साल जो है एग्जाम का लेवल ऊपर बढ़ता जाता है, तो उससे 1-2 लेवल ऊपर का ही अपन लेकर के चलेंगे। आज का चूंकि हमारा पहला ही क्लास है तो इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे, काफी सारी ऐसी चीजें जानेंगे बायोलॉजी के बारे में जो उसके जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट है, और साथ ही साथ बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, इसकी एक समझ में आपको दे दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स इन क्लासेस के थ्रू में पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है या आज का हमारा ये जो सेशन है, ये 2 चीजों पर डिपेंडेंट रहेगा या 2 चीजों पर आधारित रहेगा। एक जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और दूसरा जो है वो सिलेबस का डिस्कशन कि इसमें हमें कौन से टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है, जैसे कि आप जानते ही होंगे या आपने सुना होगा कि बायोलॉजी शब्द के अंदर हमें पढ़ना क्या होता है। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। एक शब्द है बायोस, इसमें एक शब्द है बायोस, ठीक है, और दूसरा शब्द है लोगस। पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगस। ये जो बायोस शब्द है और लोगस शब्द है, ये दोनों ही पुरानी ग्रीक भाषा के शब्द हैं जो कि यूरोप में पहले चलती थी प्राचीन काल में, है ना। ये दोनों ही ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, बायोस भी और लोगोस भी, जो कि पहले यूरोप में यही ग्रीक और लैटिन ये 2 भाषाएं चलती थी। बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जिसको आप बोल सकते हो, ऐसे ऐसी चीजें जिनमें जीवन है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, सजीव बोल देते हैं, जिसमें जान है। अभी अपन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे कि किसको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। अभी के लिए आप केवल इतना समझो कि ऐसी चीजें जिनमें जान होती है उसको हम सजीव या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो अभी अपन आगे देखेंगे कि भाई वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनमें ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, वो मूवमेंट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सब अलग बात है। पर अभी आप ये समझिए कि बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। किसी भी चीज का एक सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, व्यवस्थित अध्ययन जो होता है उसको लोगस बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, अध्ययन, और अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, स्टडी, है ना। लोगस का मतलब होता है व्यवस्थित अध्ययन करना, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक अप्रोच से, सिस्टमेटिक अप्रोच से जब किसी चीज को अध्ययन किया जाता है तो उसको लोगोस बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। तो बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। क्योंकि बायो शब्द का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग्स, या और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब है कि सजीवों का अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी दरअसल साइंस के अंदर आता है, तो ये विज्ञान की वह शाखा है
यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग बींग्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन या स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स टेक प्लेस और अंडर विच लिविंग बींग्स आर स्टडीड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये साइंस के अंदर एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग बींग्स को स्टडी करते हैं। अब लिविंग बींग्स की स्टडी का क्या मतलब होता है पूरे तरीके से, कि भाई लिविंग बींग्स कैसे पैदा होते हैं, उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कैसे वो उनका ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, कैसे उनमें न्यूट्रिशन होता है ना, कैसे उनका पूरा एनाटॉमी काम करती है, कौन कौन से अलग अलग सिस्टम्स उनकी बॉडी में होते हैं, हर सिस्टम का क्या फंक्शन है, उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कैसे बॉडी पूरी काम करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एवरीथिंग इज एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ये सभी चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी एनाटॉमी के बारे में जो हम बात करते हैं वो सबका सब बायोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको बोलेंगे, सजीव किसको बोलेंगे। आप लोग वैसे बोलचाल में जानते ही हो कि हम जो जानवर होते हैं वो और जो पेड़ पौधे होते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। पर हम किस आधार पर किसी भी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव कहते हैं, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, है ना, जिसके बेस पर उसे सजीव कहा जाएगा, यानी उसे बाकी निर्जीव वस्तुओं से अलग किया जाएगा, बाकी नॉन लिविंग चीजों से अलग किया जाएगा, ठीक है। आप बोलचाल में जानते हो कि भाई मनुष्य हो गया, सारे जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए और पेड़ पौधे हो गए, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन किस आधार पे इनको कह रहे हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके कुछ आधार है। जैसे पहला आधार आप ये मान के चलिए कि ये जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, यानी उनमें पोषण होता है, ठीक है। भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, पोषण हासिल करता है, पोषण प्राप्त करता है किसी न किसी चीज से। पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जानवर और मनुष्य जो है वो किसी न किसी को या तो पौधे को खाएगा या किसी जानवर को खाएगा, तो उससे उसको पोषण मिलता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन हासिल करता है। वो न्यूट्रिशन किसी से भी हासिल करे पर वो न्यूट्रिशन हासिल करेगा। दूसरा उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, वो छोटे से बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तीसरा उसका है कि वो उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो अपने ही जैसे दूसरी चीजों को जन्म देता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जन्म देता है ना। मनुष्य मनुष्यों को जन्म देता है, पेड़ पौधे अपने बीजों के द्वारा वे दूसरे पेड़ पौधों को अपने ही जैसे दूसरे पेड़ पौधों को जन्म देते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन है ना। वो तरीका अलग हो सकता है, पेड़ पौधों में बीज के जरिए, मनुष्य में संतान उत्पत्ति के जरिए, लेकिन वो सभी रिप्रोड्यूस तो करते ही है। अमीबा जो है वो बढ़ जाता है, उसमें और आसान होता है वो, क्योंकि यूनिसेल्युलर होता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है। किसी में बडिंग होती है ना, जो ये आपके मोनेरा वगैरह होते हैं इनमें बडिंग होती है, 5 भाग है तो सभी अलग अलग हो जाएंगे और नए नए जीव बन जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन तो होता ही है। उसके अलावा मूव चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं। अगर चलेगा फिरेगा नहीं भी तो अपनी जगह पर तो कम से कम मूवमेंट करेगा ही। जैसे पेड़ पौधे चलेंगे नहीं, लेकिन जब हवा आएगी तो उससे वो अपनी ही जगह पर हिलेंगे डोलेंगे। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भी जाएंगे तो अपने स्थान पर कुछ न कुछ मूवमेंट तो वो करते ही है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राउंड पे किसी भी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है जो इन विशेषताओं पर खरे उतरते हैं। तो क्या क्या क्वालिटीज होती है, पहला मूवमेंट। मूवमेंट यानी वो चलते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे या फिर अपने ही स्थान पर उनमें मूवमेंट होगा, ठीक है। यानी कि उन पर कोई भी अगर फोर्स लगाया जाएगा तो वो अपनी पोजीशन को चेंज थोड़ी बहुत ही सही लेकिन करेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रेस्पिरेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, यानी श्वसन जिसको बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी रेस्पिरेशन करते हैं।
ठीक है, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन करते सभी है, क्योंकि रेस्पिरेशन के जरिए ही हमको एनर्जी मिलती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है, उसकी वजह से वी गेट एनर्जी फ्रॉम, तो वो हम आगे देखेंगे, पर वो रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे 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 वृद्धि और विकास करता है, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता लगभग। जैसे अब ये बॉटल है, ये बॉटल को अगर आप जैसी बनाइए ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये बढ़ेगी नहीं कभी, है ना। तो ये कुर्सी टेबल है, वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। वो पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन उनको हासिल होता है, वो खाना खाते हैं, है ना, या कुछ ना कुछ खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं ना। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, वो आपको खाते हुए दिखेंगे नहीं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर आहार बना रहे हैं, अपने लिए एनर्जी के लिए आहार बना ही रहे हैं, भले ही वो उस तरीके से पोषण प्राप्त करते हुए ना दिखे। ठीक है, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर एक कोशीय जीव है जैसे अमीबा, पैरामीशियम या ये सब होते हैं। उसके अलावा वो चाहे पेड़ पौधे हो, घास फूस हो, कोई भी ऐसी चीज जिनमें ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लिविंग बीइंग कहलाता है। इसीलिए घास से लेकर के इंसान तक, कीड़े मकोड़े से लेकर हाथी तक, सभी चीजें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा है उसके अलावा कुछ और बेसिक इंट्रोडक्शन की हम बात करें। देखिए, ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको शुरुआत में दो भागों में बांटा गया था, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे जिसमें सब आ गए, घास फूस ये वो सब आ गया, और एनिमल जिसमें इंसान भी आ गया और बाकी सारे जीव भी आ गए। तो पहले ये दो भागों में इसको क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, ये दो भागों में जिसने इसको क्लासिफाई किया था उस व्यक्ति का नाम था कार्लस लीनियस, है ना, इसका नाम याद रखिएगा, कार्लस लीनियस। ये जो कार्लन लिनियस थे इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफाई करना, चीजों को वर्गीकृत करना, क्योंकि इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया था। एक को बोला इन्होंने प्लांट, पादप, और दूसरे को कहा जंतु यानी कि एनिमल। तो पहली बार कार्ल लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यानी लिविंग बींग्स को दो भागों में क्लासिफाई किया था, प्लांट्स और एनिमल्स, और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। हिंदी में इनको कहेंगे वर्गीकरण का जनक। ठीक है, वर्गीकरण का जनक इनको कहा जाता है। और इनके साथ एक दूसरा नाम भी जुड़ा हुआ है, इन्हीं को फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है, या फादर ऑफ बायोनोमियल या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये दोनों इनको कहा जाता है, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर या फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनके बायोलॉजिकल नाम दिए, है ना। एक तो नॉर्मल नाम होता है जो हम बोलते हैं, जैसे किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम नरेंद्र है, किसी का नाम अरविंद है, किसी का नाम सोनिया है, ये क्या हो गए, ये आपके ऐसे नॉर्मल नाम हो गए। लेकिन एक हमारा बायोलॉजिकल नाम भी है, दैट इज होमोसेपियन सेपियन, एवरीबॉडी इज होमोसेपियन सेपियन। तो ऐसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बायोलॉजिकल नेम भी होता है, फूलों का भी होता है, पत्तियों का भी, पेड़ों का भी होता है, जानवर का भी होता है, इंसान का तो खैर है ही होमोसेपियन सेपियन। तो वो जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो देना किसने शुरू किया था, पहली बार उसकी शुरुआत कार्ल लिनियस ने ही करी थी। उन्होंने हर स्पीशीज को, जो उनको पता थी तब तक सारी स्पीशीज तो पता नहीं थी, पर जितने भी उन्होंने लिस्ट बनाई थी, उन्होंने एक किताब ही लिखी थी बाकायदा, वो आप याद रखिएगा, उस किताब का नाम था सिस्टमा नेचुरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, या मैंने नाम भी इसका लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने, ये जो है 1735 में ये पब्लिश हुई थी, सिस्टमा नेचुरे, बहुत फेमस किताब है इनकी, कार्ल लिनियस की। ठीक है, और इसमें इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह की लिस्ट बनाई थी। तो वो जितने भी इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट बनाई थी उन सभी के बायोलॉजिकल नाम दिए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर या फादर ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। तो ये दो वजहों से ये फेमस है। इनकी किताब का नाम है सिस्टमा नेचुरा। ये किताब इन्होंने 1735 में यानी 1735
1735 में पब्लिश करवाई थी। 1735 में इनकी किताब पब्लिश हुई थी और इसमें इन्होंने दो तरह से, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनको दो भागों में बांटा, प्लांट्स और एनिमल्स, और हर स्पीशीज को, प्लांट्स की भी और एनिमल की भी, तमाम प्रजातियों को एक एक बायोलॉजिकल नाम भी दिया। उनके नॉर्मल नाम तो थे ही, लेकिन उनके बायोलॉजिकल नाम भी दिए। इसीलिए इनके नाम दो चीजों का क्रेडिट जुड़ा। कौन कौन सी दो चीजों का क्रेडिट जुड़ा? पहला क्रेडिट तो जुड़ा, इन्हें कहा गया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण का जनक। क्या कहा गया? वर्गीकरण का जनक, क्योंकि इन्होंने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी किताब सिस्टमा नेचुरा, जो कि 1735 में पब्लिश हुई, उसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में, दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया, एक में प्लांट और एक में एनिमल्स। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि हर प्लांट और एनिमल जितने भी ये जानते थे, जितने की इन्होंने लिस्ट दी थी, उन सभी को एक एक बायोलॉजिकल नाम दिया, और वहां से बायोलॉजिकल नाम देने की शुरुआत हुई। इसीलिए इनको फादर ऑफ नोमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है ना। इसको बोलेंगे नामकरण का जनक या जीव विज्ञानी नामकरण का जनक, ऐसा कुछ भी हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं। इनकी किताब का नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है, जो कार्ल लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो लगभग 200-250 सालों तक चलता रहा। इसके बाद जो पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर ने दिया, वो तो अभी अभी आया है, 50-60 साल पहले मुश्किल से। लेकिन उससे पहले 250 सालों तक लगभग इन्हीं का क्लासिफिकेशन मान्य रहा, और उसी को हमेशा स्टडी किया जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा। अब जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते, दैट इज पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें तमाम जीवों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें प्लांट और एनिमल तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी है ना, जैसे आपके ये मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया और फंजाई हो गया। उसमें 3 और जुड़ गए हैं। ये 5 तो, ये 2 तो है ही है, 3 और उसमें जुड़ गए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कार्ल लीनियस। और पहले जो है, पहले जो है, मतलब इन्हीं का नोमेनक्लेचर 200-250 सालों तक चलता रहा, और इन्हीं का जो सिस्टम इन्होंने प्रपोज किया था वो। बाद में फिर एक और वैज्ञानिक हुए, एक बायोलॉजिस्ट हुए, जिनका नाम था विटकर। विटकर ने अभी कुछ साल पहले 1969 में उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दिया, जिसको पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। उसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि 2 तो है, लेकिन इन 2 में जो आप बांट रहे हो ये सब बहुत अलग अलग है एक दूसरे से। एक इंसान की एक अमीबा से कोई तुलना नहीं है, एक हाथी की एक क्या बोलना चाहिए, फंगस जो फंजाई होता है, फंजाई से कोई तुलना नहीं है, और आप सभी को एक ही कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको और स्पेसिफाई किया जाए, थोड़ा सा और इसको क्लासिफाई करना चाहिए, क्योंकि एक हाथी और एक फंजाई की कोई तुलना नहीं है, एक इंसान और एक अमीबा की कोई तुलना नहीं है। तो उन्होंने फिर 5 भागों में बांटा। ये 2 तो यही थे, और इसके अलावा मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई, क्योंकि सभी में प्रजनन के तरीके वगैरह भी अलग है, काफी इरेगुलर, मतलब डिससिमिलैरिटीज है, काफी डिस्टिंक्शन है। तो उस तरह से वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बायोलॉजी जो है उसकी 2 ब्रांचेस मानी जाती है, 2 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स को, ठीक है। तो बॉटनी जो है वो प्लांट्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है, और जूलॉजी में हम एनिमल्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इसमें जो याद रखना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तो इनकी डेफिनेशन, जो कि आप जानते हैं कि बॉटनी मतलब पादप विज्ञान, यानी कि जिसमें प्लांट्स की एक्सटेंसिव स्टडी की जाए, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जिसमें एनिमल्स की एक्सटेंसिव स्टडी की जाए। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, ये दोनों एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, जिसका नाम है एरिस्टोटल। इस एरिस्टोटल को हिंदी वाले अरस्तु बोलते हैं।
अगर आप हिंदी वाले होंगे तो आपने एरिस्टोटल ना भी सुना हो तो अरस्तु शायद कहीं सुना हो। ठीक है, तो इसी को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और इसी को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमलिया, जो कि दुनिया में पहली किताब है जो बायोलॉजी पर और जूलॉजी पर लिखी गई। ये इसके क्या बोलते हैं, लिनियस के कई साल पहले लिख चुके थे, तो 5th सेंचुरी बीसी में थे, तो ये तो 2-2,500 साल पहले के आदमी थे, तो इन्होंने इतने पुराने जमाने में ही, भाई लिनियस तो अभी अभी का है, 250 साल 300 साल पुराना बमुश्किल, लेकिन ये तो 2500 साल पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया। ये पूरी दुनिया में बायोलॉजी और जूलॉजी पर लिखी गई ओल्डेस्ट किताब है, इसीलिए एरिस्टोटल को क्या माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो किताब लिखी थी ये 5th सेंचुरी बीसी में लिखी थी। लीनियस की किताब से करीब 2000 साल, 2,500 साल पहले, और ये किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया, और इसमें 500 प्रकार के एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया, इसीलिए इनको बायोलॉजी का फादर भी मानते हैं और जूलॉजी का फादर भी मानते हैं। इसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया है, एनिमल्स के बारे में ही ज्यादा बताया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, बिकॉज जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट। हालांकि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार जिस वैज्ञानिक ने किया उसका नाम है लेमार्क। ये जो लेमार्क है, इसने ही यूज्ड द टर्म बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इसका याद आपको नाम रखना है, ठीक है। और फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेटस को बोलते हैं, है ना, थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस जो है इसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, सीधे सीधे इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, पहली बार बायोलॉजी टर्म किसने यूज किया, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म बायोलॉजी वाज यूज्ड बाय लेमार्क. Aristotle was the fire of zoology as well as fire of biology, and Theocritus is the father of botany, right? इन्होंने भी एक किताब लिखी थी थियोक्रिस्टस ने, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटिया, है ना, जिसमें इन्होंने पौधों के बारे में बताया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। नाम इससे मिलता जुलता ही था, यहाँ हिस्टोरिया एनिमलिया है, वहां पर था हिस्टोरिया प्लांटिया। हिस्ट्री, पुराने समय में हिस्ट्री का मतलब इतिहास नहीं होता था, स्टडी होता था। प्राचीन ग्रीक समाज में हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है, आज हिस्ट्री का मतलब इतिहास से होता है। एनीवे, तो इन्होंने भी एक किताब लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटिया, और उसमें उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था, इसलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ और बायोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ और फील्ड्स और उनके फादर्स किसको कहा जाता है। सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो कुछ और फील्ड्स के नाम देखते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, और उनके फादर किसे कहा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले मेडिकल साइंसेस। सबसे पहले मेडिकल साइंसेस, ये सारी फील्ड्स जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, दे आर रिलेटेड टू किससे, बायोलॉजी से। ये बायोलॉजी से ही रिलेटेड फील्ड्स हैं, और इनका फादर किसे कहा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। पहला है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का जो फादर है, फादर ऑफ द मेडिकल साइंस, वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स एक डॉक्टर ही था जो कि ग्रीस का था, पुराने ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में ये डॉक्टर हुआ करता था, ही वॉज अ फिजिशियन, ठीक है। तो इसने मेडिसिन को एक प्रोफेशन की तरह स्टैब्लिश किया, इसीलिए इसको फादर ऑफ मेडिकल साइंसेस कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, डॉक्टरी की डिग्री पास करके प्रैक्टिस शुरू करता है, तो उसको एक ओथ दिलाई जाती है, एक शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ होती है हिप्पोक्रेट्स ओथ। ये वो यही वाला हिप्पोक्रेट है जिसके नाम पे शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से पालन करूंगा, लोगों के जीवन बचाने की कोशिश करूंगा, अपने आप के हितों को ताक पे रखते हुए भी लोगों का जीवन बचाऊंगा। ये हिप्पोक्रेट्स ओथ होती है, जो कि डॉक्टरों को दिलाई जाती है अपना काम शुरू करने से पहले। वो इसी हिप्पोक्रेट के नाम पे है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द मेडिकल साइंसेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज इन एंशिएंट ग्रीस
ही वाज अ डॉक्टर, राइट। ये भी ग्रीस, पुराने ग्रीस का ही है। उसके बाद है होम्योपैथी। होम्योपैथी के फादर किसको माना जाता है? तो याद रखना, होम्योपैथी के फादर जो है वो हनीमैन को माना जाता है, सैमुअल हनीमैन। ठीक है, ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है सैमुअल हनीमैन। ये जर्मनी के थे। इनको जो है वो होम्योपैथी का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने होम्योपैथी को डेवलप किया था लेट 18th सेंचुरी में यूरोप में। उसके बाद जेनेटिक्स का फादर किसको माना जाता है? तो जेनेटिक्स का फादर जो है वो मेंडल को माना जाता है, ग्रेगोर मेंडल, है ना, याद रखिएगा। इनको जेनेटिक्स का फादर माना जाता है। ये ऑस्ट्रिया के थे, एक कंट्री है यूरोप में ऑस्ट्रिया, हंगरी के पास है, वहां के ये थे। ठीक है, इन्होंने हेरिडिटरी वगैरह पर काफी काम करके जेनेटिक्स के बारे में बताया था। सबसे पहले इन्होंने मटर के पौधे में बताया था, यहाँ पे लिखा भी है पी प्लांट में, याद रखना ना, कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले जीन्स का पता कौन से स्पीशीज में मिला था? मटर के पौधे में, पी प्लांट, पी यानी मटर। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। ठीक है, तो मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया देश के थे और इन्होंने जो है जेनेटिक्स का स्टडी किया। सबसे पहले मटर के पौधे में इन्होंने जीन्स को खोज निकाला। ठीक है, उसके बाद है फादर ऑफ एवोल्यूशन। फादर ऑफ एवोल्यूशन जो है वो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। आप जानते ही है, ये इंग्लैंड के ही थे और चर्च का पोप भाजन इनको बनना पड़ा था, है ना। डार्विन की जो थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और यही इनकी किताब का भी नाम है, द स्टडी ऑफ स्पीशीज एंड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इनकी किताब का नाम भी यही है, और इनकी जो इन्होंने जो आइडिया प्रपोज किया उसका नाम भी क्या है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसका मतलब है कि दुनिया की हर चीज, खास तौर पे इंसान इत्यादि और भी जो सजीव चीजें हैं, वो सभी जो है वो एवोल्यूशन की प्रोसेस से बनी है, एक दिन में तैयार नहीं हुई। धीरे 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 बहुत स्लो चेंजेस के थ्रू वो बनी है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही थी। इनकी किताब का नाम जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, द ह्यूमन द नेचर ऑफ स्पीसीज एंड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ऐसा कुछ नाम है किताब का, पर वो ज्यादा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से चलती है। और इन्होंने काफी उस समय के हिसाब से, जब ये जिंदा थे उस समय के हिसाब से काफी इन्होंने कठोर लेकिन सही बातें कही थी। इससे पहले लोग मानते थे कि जो दुनिया है वो इंसान भगवान ने बना दी है और हमेशा से ऐसी ही है जैसी कि आज है। मनुष्य से हमेशा से मनुष्य है, बंदर हमेशा से बंदर है ना। ये क्या है? ये इसको कहते हैं क्रिएशनिज्म, सृष्टिवाद कहा जाता है इसको फिलोसफी में, क्रिएशनिज्म या सृष्टिवाद। इसका मतलब है कि दुनिया किसी ने बनाई है, और किसने बनाई है? किसी सुपर नेचुरल पावर ने बनाई है और एक दिन में बना दी है। जैसी है वैसी ही हमेशा से थी, जैसी तू है वैसी रहना टाइप का। लेकिन डार्विन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी ने बनाई नहीं है, पहली चीज। तो दूसरी बात है कि लगातार इवॉल्व हो रही है, धीरे 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 इसमें अनुकूलन होता जा रहा है, इवॉल्व, ये धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही है, एवोल्यूशन इसमें होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का जनक जो है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने चेचक का टीका खोजा था सबसे पहले, जिसको छोटी माता या बड़ी माता पता नहीं क्या बोलते, चेचक बोलते हैं, जिसको आप तो इंग्लिश में याद रखो स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक है, और इसीलिए इनको इम्यूनिटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि अगर आप वो टीका एक बार लगा ले तो फिर आपको कभी चेचक नहीं हो सकता, आपकी बॉडी उसके प्रति इम्यून हो जाती है, जो कि है ही। अब आजकल किसी को चेचक वगैरह नहीं होते, क्योंकि बॉडी सबकी इम्यून है उसके प्रति। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। वजह यह है कि इन्होंने बहुत खतरनाक बीमारी जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं उसका टीका बनाया था, वैक्सीन डेवलप किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने, जो डार्विन को एवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। और जेनेटिक्स का मेंडल को बोलते हैं, इन्होंने पहली बार जेनेटिक्स की, जीन पूल वगैरह की खोज की। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का फादर जो है वो लुई पाश्चर को कहा जाता है। इनका नाम भी आपने सुना होगा, इनके नाम पर दूध को शुद्ध करने या उसको अधिक दिनों तक अच्छा रखने की एक प्रोसेस भी है, पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन, वो इन्हीं लुई पाश्चर के नाम पर है।
लुई पास्चर जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। ये वैसे तो फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया है। बैक्टीरिया के बारे में बताना, कैसे वो फैलते हैं ना, वो तमाम चीजें इन्होंने की। उसके बाद साइटोलॉजी, साइटोलॉजी सेल से रिलेटेड है, ठीक है। सेल से रिलेटेड जो स्टडी होती है, सेल मतलब आपकी बॉडी जो सेल्स से मिलकर बनी है वो वाला सेल, जो सेल्स की स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और साइटोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, रॉबर्ट हुक, है ना। हुक ने ही सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था। तो साइटोलॉजी के फादर जो है वो रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। साइटोलॉजी कुछ नहीं है, ये हृदय से यानी कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है। मतलब ये तो खैर स्टडी है, बीमारी नहीं बोल रहा हूँ, हृदय से रिलेटेड चीजें होती है इसमें, सेल से रिलेटेड, सॉरी हृदय बोल रहा हूँ, सेल से रिलेटेड चीजें इसमें होती है। साइटोलॉजी में क्या होता है, सेल से रिलेटेड चीजें, सेल स्ट्रक्चर वगैरह इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कौन कौन सी एरिया, मतलब कौन सी फील्ड का फादर किसको कहा जाता है, ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, देखो साइटोलॉजी तक आपने देख लिया, ठीक है। साइटोलॉजी तक आपने देख लिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी के बाद जो है वो है आपकी पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है वो किसको कहा जाता है, पहले तो आप यही समझिए कि पैलेंटोलॉजी जो है वो किसको कहा जाता है। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। इसके जो फादर है वो क्यूवियर को कहा जाता है ना। इसके जो फादर है वो किसको कहा जाता है, क्यूवियर को। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये कई बार जो है वो पूछा जाता है और बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। पैलेंटोलॉजी जो है वो बेसिकली फॉसिल्स की स्टडी को कहा जाता है, जो जीवाश्म होते हैं, हिंदी में जिनको जीवाश्म कहा जाता है, उनकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते हैं ना, आप जानते हैं जीवाश्म या फॉसिल्स, उनकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा, सीधे सीधे पूछा जाता है। तो इसके जो फादर है वो क्यूवियर को कहा जाता है, ये भी फ्रांस के थे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के फादर जो है वो जस्टस वॉन लीबिग, लीबिग आप केवल लास्ट नेम याद रख लेना, लीबिग को कहा जाता बायोकेमिस्ट्री के फादर। उसके बाद है आपका वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो है वो वायरस की स्टडी करता है, मतलब वायरोलॉजी ब्रांच वो है जिसके अंदर वायरसेस को स्टडी किया जाता है। इसके जो फादर है वो इवेनोवस्की को कहा जाता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो है वो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। पैथोलॉजी के फादर वर्चो को कहा जाता है, या वर्काओ भी कहीं कहीं इसको पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के फादर क्लाउड बर्नार्ड को कहा जाता है, और एम्ब्रायोलॉजी के फादर वोन बेयर को कहा जाता है, कार्ल अर्न्स्ट वोन बेयर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ साइंटिस्ट के नाम है। उसके बाद इंडोक्रिनोलॉजी के फादर थॉमस एडिसन को कहा जाता है, और न्यूरोलॉजी के फादर चारकोट को कहा जाता है, जे एम चारकोट। ठीक है, जियान मार्टिन चारकोट। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज की स्टडी है और उसका फादर किसको कहा जाता है। ठीक है, ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ये सभी जो है बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स है। एक भी ऐसी नहीं है जो बायोलॉजी के बाहर है, बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं। आपको उसके बारे में तीन चीजें याद रखनी है। पहली ये कि फील्ड का नाम, दूसरी ये कि ये किसकी स्टडी है, इसके अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है, और तीसरा ये है कि इसके फादर यानी जनक कौन है। तो इसीलिए मैंने लिस्ट यहाँ पे बता दी है। ठीक है, एक बार इसको मैं हल्के से पढ़ता हूँ। मेडिकल साइंस जो है उसके जनक हिप्पोक्रेट को बोला जाता है, क्योंकि हिप्पोक्रेट जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेडिकल को एज प्रोफेशन शुरू किया, ऐसा माना जाता है दुनिया में। ठीक है, ये ग्रीस के थे, पुराने ग्रीस के, और इन्हीं के नाम पे डॉक्टर्स को हिप्पोक्रेट्स ओथ दिलाई जाती है कि वो हमेशा लोगों की सेवा इत्यादि करेंगे।
दूसरा होम्योपैथी के जो जनक है वो किसको कहा जाता है, हनीमैन को कहा जाता है। जेनेटिक्स के मेंडल को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार जीन खोजा था मटर के पौधे में। एवोल्यूशन के चार्ल्स डार्विन, क्योंकि इनकी किताब है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसमें इन्होंने एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन दिया कि हर व्यक्ति या पूरे कायनात बल्कि धीरे 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 जो है इवॉल्व होती है, ऐसी नहीं हमेशा से थी जैसी आज है, ये इवॉल्व होकर के ऐसी बनी है, आगे भी इवॉल्व होती रहेगी। इसी में इन्होंने पहली बार जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट दिया। ये जो किताब है ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसी में इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात भी की। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा फिट होता है वो सर्वाइव करता है, बाकी जो है वो सर्वाइव नहीं करते। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है वो भी चार्ल्स डार्विन ने ही दी थी। इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चेचक का टीका यानी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया था, है ना। बैक्टीरियोलॉजी का लुई पॉस्चर को कहा जाता है, साइटोलॉजी का रॉबर्ट हुक को। बैक्टीरियोलॉजी आप जानते हैं बैक्टीरिया की स्टडी है, साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं या सभी दुनिया में, पौधे में, जानवर में, कीड़े में, मकोड़े में, सभी में सेल होते हैं। तो जो स्टडी ऑफ सेल है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। किसी भी प्रकार का सेल, इंसान का हो, जानवर का हो, फंगी का हो, किसी का भी हो, फंगाई का हो, सबकी स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। इसके फादर जो है वो हुक को माना जाता है। उसके बाद पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसके फादर क्यूवियर को मानते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिग्विक को। तो ये आपको सारी का सारा लिस्ट जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मेन चीजें पढ़नी है और क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो मैं आपको बताता जाता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक आपको यहाँ पे लिस्ट मैंने बता दी है, इससे आपको अंदाजा रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम एक एक करके सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में पोषण बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है पोषण, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन या पोषण। पोषण क्या होता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की क्या जरूरत क्यों होती है, क्या इसका रेलेवेंस है बॉडी के लिए, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबका क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉडी में, है ना। वो कहाँ से, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मिलेंगे, वो सब हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है हमारा न्यूट्रिशन नाम का टॉपिक, जिसमें हम न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों हमारे लिए जरूरी है, उससे हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे होंगे या क्या हमारी बॉडी को क्यों चाहिए। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके सोर्सेस क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं, और बॉडी के अंदर उनका क्या फंक्शन होता है, और उनकी कमी से कौन सी डिसीजेस हो जाती है। ये सब जो है न्यूट्रिशन के अंदर हमें पढ़ना है। जैसे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट जो है वो 5-6 तरीके के माने गए हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, फैट है और पानी है, वाटर। ये 6 जो है ये क्या माने जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं। अब इसमें से हर एक का सोर्स, उसका शरीर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी कमी से क्या बीमारी होती है। जैसे अगर आप मान लो कि बात कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट के, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे को एनर्जी देता है। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब उसके नेचुरल सोर्सेस के आपको कहाँ से मिलता है और उसकी कमी से क्या हो जाता है। फिर प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में जो वृद्धि और विकास होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाइटामिन प्रोटीन। जो हमारे शरीर को ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलता है, शरीर में जो वृद्धि एवं विकास होता है, यानी शरीर की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से, ठीक है। फैट जो है, वसा जिसको बोलते हैं, ये भी एनर्जी देता है पर ये स्लो एनर्जी देता है, धीरे धीरे। हालांकि अमाउंट ज्यादा होता है एनर्जी का, तो ये भी एनर्जी प्रोवाइडर ही है, पर इसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता है, तो ये एनर्जी देता ज्यादा है पर स्लो देता है। कार्बोहाइड्रेट फैट की कंपैरिजन में कम एनर्जी देगा पर इंस्टेंट देगा, तुरंत दे देगा, है ना। तो ये सब इनके रोल है, कहाँ से हमको ये सब मिलते हैं, इनकी कमी से क्या बीमारियां हो जाती है, कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है, ये सब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में। उसके बाद फिर हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का, वो हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे।
मनुष्य के शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स बने हुए हैं अलग अलग कामों के लिए, उनको पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। आप जानते हो कि हमारी बॉडी में एक साथ कई सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। एक सिस्टम पूरा का पूरा खाने को पचा रहा है, दूसरा सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का पूरा तंत्रिका तंत्र बना है, तीसरा जो है वो हार्ट का सिस्टम है जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। एक ग्रंथि तंत्र है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस आ रही है जा रही है। तो पूरी बॉडी में एक साथ 10-12 सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, हर किसी का फंक्शन अलग अलग है। इसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ये सभी जानवरों में होती है, मनुष्य की हमको यहाँ पर मेनली पढ़नी है। तो ये जो ह्यूमन एनाटॉमी है इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। और ये तमाम सिस्टम हमारी बॉडी में अलग अलग पर्पसेस को पूरा कर रहे हैं, सभी में अलग अलग अंग जुड़े हुए हैं, कुछ कॉमन भी है कुछ अलग अलग भी है, सभी के लिए डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स काम करता है, कुछ कॉमन भी रहते हैं उसमें। तो सभी के लिए एक सेट ऑफ ऑर्गन जो है वो काम करता है। कौन कौन सी सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर जो हमको पढ़ना है? पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? पाचन तंत्र बोल देते हैं, जिसको हम हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। इसका काम क्या है? हमारे खाने को पचाना, यानी जो हम पोषण तत्व लेते हैं वो बहुत मतलब जो हम न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उसको ये ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती, उसको तोड़ना पड़ता है। तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस कहलाती है, जिसको हम डाइजेशन भी बोलते हैं, है ना। इसी के कारण हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, वो सभी इसी तंत्र की वजह से। क्योंकि अगर आपको एनर्जी ही ना मिले, ग्रोथ और डेवलपमेंट ही ना मिले, अगर आपको एनर्जी ही ना मिले, ग्रोथ और डेवलपमेंट ना मिले, तो आपका जीवन नहीं चल सकता, ठीक है। इसमें कुछ कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, ये सब इसमें इन्वॉल्व है ना। उसके बाद दूसरा एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो वेस्टेज बच जाता है बॉडी में, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का जो पूरा तंत्र बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो वेस्टेज है बॉडी में, जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है बल्कि और ज्यादा नुकसानदायक है, उसको शरीर से बाहर निकालने का जो सिस्टम है उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसको हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। इसमें भी कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, पर इसमें जो मेन ऑर्गन है दैट इज किडनी। किडनी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये यूरिन प्रोड्यूस करती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना, जो कि वेस्टेज होता है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीज होती है। तो किडनी जो है वो ये काम करती है। अभी अपन आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी किडनी के जो सेल्स होते हैं वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन को ग्लैंडुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ग्रंथि तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र भी बोलते हैं और ग्रंथि तंत्र भी बोलते हैं। इसको दोनों शब्द, दोनों नाम चलते हैं हिंदी में, ग्रंथि तंत्र या अंतःस्त्रावी तंत्र। इसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इंडोक्राइन सिस्टम और ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथि, ग्लैंड से रिलेटेड। ग्रंथि को हिंदी में और इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, GLAND, इसी को हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्लैंडुलर सिस्टम या इंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर हमारे शरीर में जो जो ग्रंथियां मौजूद है उनका हमको अध्ययन करना पड़ता है। हम, आप जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, बहुत सारी क्या बोलना चाहिए, ग्लैंड्स हैं। हर ग्रंथि का अलग अलग काम है, तो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। ग्रंथियां क्या होती है, किस चीज को ग्रंथि कहा जाएगा, ग्लैंड कहा जाएगा, कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, उनका क्या यूसेज है, क्या पर्पज है, कैसे वो फंक्शन करती है, वो सब इसमें हमको देखना रहता है। जैसे थायराइड ग्लैंड का आपने नाम सुना होगा, पीनियल ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, और भी कई सारी ग्लैंड्स बॉडी में है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक भी खराब हो जाए तो आप काम नहीं कर पाते प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे कि इनका क्या काम है, कौन से हिस्से में पाई जाती है। अगर मान लो कि अगर इस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए तो
क्या कौन सी बीमारी हो जाती है, वो सभी हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद आएंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो श्वसन तंत्र है हमारा, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और इसी की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ही हमारे शरीर में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा ये क्या होता है, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब, है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कहां से होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। इसमें क्या होता है कि जो आप हवा अंदर लेते हो, वो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है सेल के अंदर, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसी के साथ जो है वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसी की वजह से हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, और इसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, जो हम इनहेल करते हैं, और बाहर क्या फेंक देते हैं, बनी हुई CO2, क्योंकि CO2 हमारी बॉडी में रहती नहीं है, वो इसी प्रोसेस से बनती जाती है और सांस के द्वारा बाहर निकलती जाती है। एनीवे, तो ये तो अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमारे यहाँ जो हार्ट और हमारे पूरा बॉडी का सिस्टम है, जिसके अंदर ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है हार्ट के द्वारा, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू वो पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है, वो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें न्यूरॉन्स के बारे में हमको डिटेल में पूरा पढ़ना है। इसमें ब्रेन भी आ जाता है और उसका पूरा तंत्रिका तंत्र आ जाता है। इसमें ब्रेन की स्टडी भी हम करेंगे, और ब्रेन के बाद जो है हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, उसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी आ गई, उसकी दोनों तरफ जो नर्व्स फैली हुई है वो सब भी आ गई, तो ये सब इसमें आ जाएगा नर्वस सिस्टम। ये पूरा का पूरा दिमाग का, ब्रेन का सिस्टम, इसमें ब्रेन भी आ गया, ब्रेन से जुड़ी हुई स्पाइनल कॉर्ड भी आ गई, और वो नर्व्स भी आ गई जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा जुड़ी हुई है, और सेंसर जो है, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, सिग्नल जो है वो ब्रेन को पहुंचाती है। आपकी पैर पे अगर मान लो कि ठोकर लग जाए तो आपके दिमाग को उसका सिग्नल जाएगा, हाथ में अगर कुछ लग जाए तो सिग्नल दिमाग को जाता है, तो वो किसी नर्वस सिस्टम से पॉसिबल हो पाता है। ये जो नर्व सेल है, ये मनुष्य के शरीर में मौजूद सबसे बड़ी सेल है, याद रखना। जो नर्व सेल होती है, जो कि ब्रेन की सेल है या दिमाग की सेल है, कुछ भी बोल लो, या पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम की सेल है, नर्व की सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे बड़ी सेल, लंबी, नॉट बड़ी, सबसे लंबी सेल होती है, ठीक है, जो कि कई सेंटीमीटर लंबी तक हो सकती। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे आगे, अभी तो मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो ये जो नर्व होती है, जो हमारी, उससे रिलेटेड ये सिस्टम है। सबसे बड़ी सेल जो है वो कौन सी, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन कहाँ की सेल है, ब्रेन की सेल है, और ये सबसे लंबी होती है ह्यूमन की बॉडी में। उसके बाद है मसल सिस्टम, है ना, मस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, जो हड्डियों का पूरा सिस्टम है ना। उसके बाद आएंगे इम्यून सिस्टम पे, इंसान की बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वो इन्फेक्शन और डिसीजेस से लड़ता है ना। इसी में हम WBC, RBC, स्प्लीन, इस सब की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके आधार पे कोई इंसान बनता है, कोई जानवर बनता है, मतलब लिविंग बींग्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के बेस पे, कि वो अपनी ही तरह के अन्य जीवों जंतुओं को पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि उन्हें यूनिक बनाता है नॉन लिविंग से। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, इंसानों का ही पढ़ना है, सारे जानवरों का नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब में स्लाइट डिफरेंस आता है, ठीक है। अपने को इंसान का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे पढ़ना है, और जानवरों का भी होता है, थोड़ा डिफरेंस आता है, पर अपने को यहाँ इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ध्यान में रख के पढ़ना है। और उसके बाद एक और होता है
इंटेगोमरी, ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो इतने अलग अलग तरह के सिस्टम इंसान के शरीर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सिस्टम्स तो सारे पढ़ लिए 11 के 11, है ना। अब इन सिस्टम में क्या पढ़ना है भाई, क्या फंक्शन है इसका, क्या कार्य ये कर रहा है, इसमें कौन कौन से अंग यानी कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, और उन ऑर्गन्स का मेन काम क्या है। जैसे अगर आप पाचन की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या काम करता है, हमारे भोजन को पचाता है ना, हमारे भोजन को पचाता है। अब इसमें कौन कौन से अंग, और क्यों भोजन को पचाता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करती है। अगर आप उसको सुक्रोज या फ्रुक्टोज दोगे तो वो किसी काम का नहीं है, वो पहले उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, तब कंज्यूम करेगी। आप कितना भी फैट खा लो, जब तक आपकी बॉडी फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं करती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो भी आपको इसमें देखना रहेगा हर सिस्टम में, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, हर ऑर्गन का क्या काम है, वो सब आपको इसमें देखना रहेगा। अब इसके बाद हमारी बॉडी में और कुछ चीजें हैं जिनको सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, जो इनमें से किसी में नहीं आता, उसको क्या बोल देते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, जो सेंस करे। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, आंख है, कान है, आई, ईयर, स्किन, आई, ईयर, स्किन, टंग, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये 11 सिस्टम, इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, हर ऑर्गन का क्या काम है, पूरी प्रोसेस क्या है, और इसमें इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। और फिर उसके बाद आपके सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन में आंखें, नाक, कान, गला, नोज भी इसमें आती है। ये सब हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन है, तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हमको और क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जिस प्रोसीजर का यूज करके जानवर अपना खाना पकाते हैं। उसके बाद पढ़ना है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम, जिसको सेल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सेल स्ट्रक्चर। सेल सबसे छोटा है, सेल के बारे में ही आपको पूरा पूरा पढ़ना है सबसे पहले डिटेल में। सेल क्या होती है, कितने तरह की होती है ना, सेल में क्या क्या पाया जाता है, कैसे सेल का विभाजन होता है, नई सेल्स कैसे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो सब डिटेल में अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, और सेल थ्योरी कि सेल कैसे बनती है, कैसे टूटती जाती है, डैमेज होती जाती है, नहीं बनती जाती है, कैसे फंक्शन करती है, और क्या क्या चीजें होती है इसमें, वो सब हम सेल के बारे में यहाँ जानेंगे। सेल सबसे एलिमेंट इकाई है, मतलब सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग की। कोई भी लिविंग बीइंग में जो सबसे छोटा फंडा, जो मतलब सबसे फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या होती है, सेल होती है। कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, हर लिविंग बीइंग में जो सबसे छोटी फंक्शनल इकाई है, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, दैट इज सेल। सेल से मिलकर के फिर क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर के फिर हमारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, और ऑर्गन से पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद जो है फिर सेल के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, ये तमाम चीजें। उसके बाद आते हैं टिश्यू पे, टिश्यू से ऑर्गन पे, और ऑर्गन से पूरी बॉडी, जिसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। पूरी बॉडी को क्या बोल देंगे, ऑर्गन सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ह्यूमन डिसीजेस, मानव रोग बोलते हैं इसको हिंदी में, मानव रोग।
तो ह्यूमन डिसीजेस पढ़ेंगे, कौन सी डिसीज किस चीज की कमी से होती है, किस चीज के ना होने से होती है, या किस चीज के ज्यादा होने से भी बीमारियां हो जाती है ना। तो डिसीजेस का कारण वो कौन से बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करती है, ये 2-3 पॉइंट आपको देखना रहेगा, है ना। तो ह्यूमन डिसीजेस में मानव रोग में बीमारी का नाम, कारण क्यों होती है, लक्षण और उपाय, ये 4 कॉलम्स में हम देखेंगे। बीमारी का नाम, किस वजह से होती है, व्हाट इज द रीजन, कैसे पहचाना जाए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैसे इसको दूर किया जाए, वो सब। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने आपसे कहा कि जो क्लासिफिकेशन कार्लोस ने दिया था वो तो 200-250 साल तक चलता रहा, तब तक कोई ऐतराज हर्फ उस पर नहीं उठा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विटकर। ये विटकर ने कहा कि नहीं, जो क्लासिफिकेशन आप बता रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, वो मतलब दैट इज नॉट एनफ। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक 5 पेंटा किंगडम दिया जो अब पूरी दुनिया में चलता है। ये पढ़ा है कभी? पेंटा किंगडम। पेंटा किंगडम में इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 भागों में बांट दिया, और अब यही मान्य है। अब ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पेंटा किंगडम पढ़ाई जाती है, जो पहले 250 सालों तक थी नहीं। 250 सालों तक उसी से काम चल रहा था, प्लांट और एनिमल से। लेकिन यहां पर जब विटकर आए तो उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा: प्रोटेस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट। अभी अपन इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने उसके बाद आते हैं प्लांट एंड प्लांट स्ट्रक्चर पे। जैसे हमने इंसान के बारे में पढ़ा, उसके शरीर के बारे में पढ़ा, वैसे ही किसके बारे में पढ़ेंगे, पौधे के बारे में, क्योंकि यहाँ हमको थोड़ी बहुत बॉटनी भी पढ़नी है। ठीक है, तो पौधे के बारे में पढ़ेंगे पूरा कि भाई पौधे की कैसे ह्यूमन एनाटॉमी काम करती है। उसके बाद पौधे में जो बीमारी होती है जिसको क्या बोलेंगे, प्लांट डिसीजेस बोलेंगे, पढ़ेंगे प्लांट एंड प्लांट स्ट्रक्चर एंड प्लांट डिसीजेस। क्लियर है? इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कुछ मैं आपको एपरेटस मशीन्स वगैरह भी बताऊंगा जो अलग अलग कामों के लिए यूज में आती है। जैसे पेस मेकर है हार्ट के लिए, ईसीजी है, ईईजी है ना। ये कुछ ऐसी चीजें और बताऊंगा जो आपके काम में आएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमको पढ़नी है पूरी की पूरी। मतलब इसके अलावा भी मिसलिनियस है, ये जो लिस्ट है इसके अलावा भी कुछ 2-3 टॉपिक है जो मिसलिनियस में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स का मीनिंग क्या है ना। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स का मीनिंग क्या है, यानी उसमें क्या चीज पढ़नी है। ये नहीं कि केवल नाम याद कर लिया, उसके अंदर किस चीज की स्टडी करनी है, ये चीजें समझ में आई होगी। और उसके अलावा मैंने जो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया है चीजों का, ये काम को कम से कम आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने जो फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स लिखा है, इनमें इस व्यक्ति का नाम, वो किस फील्ड का फादर है, और उसमें एक आध उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब कल हम जो है इसको, जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन से पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ना जरूरी है, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर न्यूट्रिशन पे आएंगे। एकदम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे इसी ऑर्डर में, रैंडम नहीं कि किसी दिन कुछ पढ़ा दिया किसी दिन कुछ पढ़ा दिया, नहीं, रैंडम नहीं, यही ऑर्डर रहेगा। जो ऑर्डर मैंने आपको आज क्लास में डिस्कस किया है इसी ऑर्डर में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि जब तक पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे हमको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, और जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी कुछ भी नहीं होगी। और जब तक एनर्जी या ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ह्यूमन कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। भाई ये पूरे सिस्टम तो तभी काम करेंगे ना, सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फूड या आपका डाइजेशन सिस्टम, ये तो तभी काम करेंगे जब आपका एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल ठीक हो। तो फोटोसिंथेसिस से हम शुरू करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और फिर उसी से समस्त संसार को भोजन मिलता है।
उसके बाद फिर आएंगे न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों जरूरी है, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, उनके सोर्सेस क्या है, और उनसे क्या फायदा शरीर को मिलता है, और उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, किस अंगों को प्रभावित करती है, वो तमाम चीजें हम देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।